नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित होने वाली है उसको ध्यानगत रखते हुए प्रैक्टिस सेट की कक्षा के साथ रोज उपस्थित होते हैं। बीच में दीपावली का त्यौहार था इसलिए कक्षाएं नहीं आ पा रही थी। पुनः यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2023 पेपर फर्स्ट शिक्षण अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ यह हमारे कक्षा होगी, जिसमें यह हमारा प्रैक्टिस सेट प्रथम है। इसके पहले हमने संप्रेषण से जुड़ी हुई कक्षाओं को देखा, उसको पढ़ा। आइए इस कक्षा में हम बात करते हैं। आज का यह पहला प्रश्न है, शिक्षण की प्रक्रिया को राजनैतिक वर्गों में कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। जो शिक्षण की प्रक्रिया है, जो शिक्षण की मेथड ऑफ टीचिंग को राजनैतिक वर्गों में कितने भागों में विभाजित किया गया है। हमारे सामने चार ऑप्शन है, 3 वर्ग, 4 वर्ग, 2 वर्ग, 5 वर्ग। तो हम जानते हैं कि जो शिक्षण की प्रक्रिया को राजनीतिक वर्गों में कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। हमारा आंसर ए। दूसरा आज का प्रश्न है, एक राष्ट्र की राजनीतिक प्रणाली वहां के शिक्षण को किस प्रकार प्रभावित करती है। जो एक राष्ट्र है उसकी राजनैतिक प्रणाली वहां के शिक्षण को, जैसे भारत की जो राजनीतिक प्रणाली है, पाकिस्तान की जो राजनीतिक प्रणाली है, नेपाल की जो राजनीतिक प्रणाली है, अमेरिका की जो राजनीतिक प्रणाली है, इजराइल की जो राजनीतिक प्रणाली है, वहां की शिक्षण व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करती है। 4 ऑप्शन है, राजनेताओं की स्वार्थ पूर्ति होती है। दूसरा, राजनीति ही राष्ट्र के शिक्षा मूल्यों का निरूपण करती है। राजनेता शिक्षा तंत्र को अपने प्रभाव में रखना चाहते हैं। अगला ऑप्शन है, शिक्षा तंत्र को अपने प्रभाव में रखकर ही राजनीतिक अपेक्षाओं की पूर्ति की जा सकती है। तो जो एक राष्ट्र की राजनीतिक प्रणाली वहां के शिक्षण को, बी ऑप्शन इसका सही, सबसे सही लग रहा है, होगा कि राजनीति ही राष्ट्र के शिक्षा मूल्यों का निरूपण करती है। हम कैसी राजनीतिक व्यवस्था अपना रहे हैं वही शिक्षा का निरूपण करती है, शिक्षण मूल्यों को निरूपित करती है। हमारा ऑप्शन बी होगा। क्या अभिप्राय है। आज का अगला प्रश्न, शिक्षण से क्या अभिप्राय है। इसका मतलब शिक्षण से हम क्या समझते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। एक, अंतः प्रक्रिया मात्र, एक परिपक्व एवं दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति के मध्य संबंध, सीखने में सहायक प्रक्रिया, उपरोक्त में सभी। तो जो शिक्षण से हमारा अभिप्राय है उसमें यह तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी। अर्थात शिक्षण से अभिप्राय एक अंतः प्रक्रिया मात्र है, एक परिपक्व एवं दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति के मध्य संबंध। इसका मतलब क्या समझते हैं, जो व्यक्ति पढ़ाता है वह परिपक्व होता है और जो पढ़ता है वो अपरिपक्व होता है। तो वही बता रहा है कि शिक्षण से अभिप्राय एक परिपक्व एवं दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति के मध्य संबंध, सीखने में सहायक प्रक्रिया। हमारा ऑप्शन डी सभी सही है। अगला, शिक्षण किन परिस्थितियों में संभव नहीं है। शिक्षण किन किन परिस्थितियों में संभव नहीं हो सकता है। विद्यालय के बाहर बिना पाठ्यक्रम के 2 परिपक्व व्यक्तियों के मध्य जो किसी एक समान विषय में पारंगत है। उपरोक्त में सभी परिस्थितियों में नहीं है और है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें विद्यालय के बाहर शिक्षण संभव नहीं है, बिना पाठ्यक्रम के भी शिक्षण संभव नहीं है, और 2 परिपक्व व्यक्ति हैं और समान विषय में पारंगत है, तो उनके मध्य भी शिक्षण संभव नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया की ओर शिक्षण प्रक्रिया संकेत नहीं करती है। प्रश्न देखना है, उसमें देखना है संकेत करती है, नहीं करती है। नहीं करती है, अंतः प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, व्यावसायिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया। तो जो शिक्षण की ओर प्रक्रिया संकेत नहीं करती है वो सामाजिक प्रक्रिया है। अंतः प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, व्यावसायिक ये है संकेत करती है, और जो सामाजिक प्रक्रिया होती है वो संकेत नहीं करती है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही है। आगे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण, उसमें कौन सा सही है उस पर हम लोगों को टिक लगा देना है। कथन जो है स्टेटमेंट है कि स्वयं ऐसे विद्यार्थियों जो कि डिजिटल क्रांति से अछूते हैं और ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा जो जुड़ने में असमर्थ है उन्हें सहायता पहुंचाना। स्वयं का महत्व, इसका रीजन है कि स्वयं का महत्वपूर्ण बिंदु डिजिटल डिवाइड की दूरी कम करना है। इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन तो पूर्ण रूप से सही है। कथन ए की व्याख्या कारण आर पूर्ण रूप से करता है। आर रीजन दे रहा है कि हमारा कथन ये सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है।
प्रश्न है कि शिक्षण हो सकता है मापन योग्य, बाल सुधारात्मक, बालोपचार योग्य। तो जो हमारा शिक्षण होगा उसमें हम सभी पहलुओं को ले सकते हैं। मापन योग्य हो सकता है, बाल सुधारात्मक हो सकता है, बालोपचार योग्य हो सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। आगे, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है क्योंकि इसमें सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? छात्र शिक्षक पाठ्यक्रम, बालक अभिभावक प्राचार्य, छात्र विद्यालय शिक्षक, पुस्तक बालक अध्ययन। तो जो शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इसमें कौन सम्मिलित है? छात्र सम्मिलित होता है, शिक्षक सम्मिलित होता है और पाठ्यक्रम सम्मिलित होता है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कौन? स्टूडेंट होगा, टीचर होगा और सिलेबस होगा। यह तीनों लोग सम्मिलित होंगे। आगे, शिक्षण में संप्रेषण होता है। शिक्षक एवं बालक के मत, वरिष्ठ छात्र एवं कनिष्ठ छात्र के मत, शिक्षक एवं प्राचार्य के मत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि शिक्षण में संप्रेषण किसके किसके मध्य होता है? ऑप्शन ए, शिक्षक एवं बालक के मत को सुधारात्मक प्रक्रिया माना गया है क्योंकि 4 विकल्प है। इसमें विद्यालय रूपी संस्था संपूर्ण समाज में सुधार करती है। इसमें शिक्षण बाल व्यवहार में अपेक्षित सुधार करते हैं। इसमें शिक्षक स्वयं अपना सुधार करते हैं। इसमें प्राणी प्राणी में सुधार करता है। तो शिक्षण को सुधारात्मक प्रक्रिया माना गया है क्योंकि इसमें जो शिक्षण बाल व्यवहार में अपेक्षित सुधार करते हैं। शिक्षण के द्वारा बालक के व्यवहार में अपेक्षित सुधार करना ही इसका लक्ष्य है। आगे, स्वयं शिक्षा कार्यक्रम शिक्षा नीति के किस आधारभूत सिद्धांत को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था? स्वयं शिक्षा कार्यक्रम शिक्षा नीति के किस आधारभूत सिद्धांत को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था? 4 विकल्प है, पहुंच, निष्पक्षता, गुणवत्ता, इनमें सब। तो जो स्वयं शिक्षा कार्यक्रम है वो पहुंच, निष्पक्षता और गुणवत्ता, ये सभी तत्व इसमें समाहित थे। शिक्षा नीति के इन्हीं आधारभूत सिद्धांतों को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। आगे, उत्तम शिक्षण की विशेषताएं क्या है? अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान करना, प्रजातांत्रिक आदर्शों के प्रति अनुकूलन, निर्देशात्मक और इनमें से सभी, उपरोक्त में सभी। तो जो उत्तम शिक्षण की विशेषताओं के अंतर्गत यह तीनों चीजें उसमें आएंगी। क्या क्या आएंगी? अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान करना, जो सूचनाएं हमें आवश्यक होंगी उनका आदान प्रदान करेंगे। प्रजातांत्रिक आदर्शों के प्रति अनुकूलन होगा, निर्देशात्मक भी होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी इसमें क्या है, सही है। के गुण नहीं है, प्रश्न जब आएगा तो उसमें देखना है कि कौन है कौन नहीं है, गुण है या गुण नहीं है। यह संवेगात्मक अस्थिरता का सृजन करता है, यह छात्र योग्यताओं में संवर्धन करता है, यह बाल कठिनाइयों का उपचार करता है, यह बाल कठिनाइयों का निदान करता है। तो उत्तम शिक्षण के गुण कौन कौन से हैं? यह छात्र योग्यताओं का संवर्धन करता है, बढ़ाता है, यह बाल कठिनाइयों का उपचार करता है, जो पढ़ाई में कठिनाई आती है उसको ठीक करता है, सही करता है, बाल कठिनाइयों का निदान करता है। तो ये तो इसके गुण है। तो गुण कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन, क्योंकि यह संवेगात्मक अस्थिरता का सृजन नहीं करता है, यह संवेगात्मक अस्थिरता को रोकता है, उसको कम करता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा कि उत्तम शिक्षण के गुण नहीं है, यह संवेगात्मक अस्थिरता का सृजन करता है। अगला, भारत की परिस्थितियों में उत्तम शिक्षण की आधारशिला क्या है? छात्र योग्यता का संवर्धन, शिक्षक एक मित्र एवं दार्शनिक के रूप में, प्रजातांत्रिक मूल्य, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन सही, उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि भारत की परिस्थितियों में उत्तम शिक्षण की आधारशिला सभी है। छात्र योग्यताओं का संवर्धन, जो छात्र की योग्यताएं हैं उनको बढ़ाना, उनका उपयोग करना, संवर्धित करना। शिक्षक एक मित्र और एक दार्शनिक के रूप में होता है। शिक्षक कैसे व्यवहार करता है बालक के साथ? एक मित्र के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में। और प्रजातांत्रिक मूल्यों को भी ध्यान रखना जरूरी होता है भारत में की परिस्थितियों में उत्तम शिक्षण के लिए। तो हमारा ऑप्शन यह तीनों सही है, इसलिए उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक शिक्षण में, आध्यात्मिक, भौतिक एवं मानसिक शिक्षण में, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक शिक्षण में, उपरोक्त में सभी। तो हम जानते हैं कि शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को वर्गीकृत किया जा सकता है ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक शिक्षण में। ऑप्शन ए हमारा सही हुआ। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है मानसिक योग्यताओं से, शारीरिक योग्यताओं से, गामक योग्यताओं से, उपरोक्त में से किसी नहीं।
किसी से नहीं। तो जो ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध किससे है? मानसिक योग्यता से। जो हमारी मानसिक योग्यता है IQ, इंटेलिजेंस, IQ बुद्धिलब्धता, उससे संबंधित है, अर्थात मानसिक योग्यताओं से है। इंटेलिजेंस कोसेंट इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में। अगला मानसिक योग्यताओं में समाहित है। क्या समाहित है? मतलब जो हमारी मानसिक योग्यता है उसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं: स्मृति, तर्क, चिंतन, सृजनात्मकता। क्रियाशीलता, स्मृति, तर्क, रुचि। रुचि, अवधान, भावुकता, मनः क्रियाएं। मनः क्रियाएं, अवधान और चिंतन। तो जो मानसिक योग्यताएं हैं उसमें स्मृति, स्मृति मतलब यादाश्त, किसी भी चीज को अपने दिमाग में रखे रहने की क्षमता। तर्क, हम तर्क देंगे, चिंतन करेंगे और सृजनात्मक करेंगे, अलग कुछ दूसरा करेंगे। तो यही हमारा ऑप्शन ए सही हुआ। स्वयं के तहत उपलब्ध कराए जा रहे पाठ्यक्रम हैं: वीडियो व्याख्यान, विशेष तौर पर तैयार अध्ययन सामग्री, स्व-मूल्यांकन परीक्षा, ऑनलाइन विचार विमर्श। कौन कौन से सही है? तो स्वयं के तहत उपलब्ध कराए जा रहे पाठ्यक्रम है, वीडियो व्याख्यान भी है, विशेष तौर पर तैयार अध्ययन सामग्री, स्व-मूल्यांकन परीक्षा, ऑनलाइन विचार विमर्श। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सभी सही हैं। मूल्यों शिक्षण के किस क्षेत्र में रखा गया है? प्रशंसनीय गुण एवं मूल्य को शिक्षण के किस क्षेत्र में रखा गया है? प्रश्न ये है। भावात्मक, ज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रशंसनीय गुण है और मूल्य को शिक्षण के किसके तहत रखा गया है? भावनात्मक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन ए। आगे मनोगत्यात्मक का अर्थ क्या है? मन के विचार गामक होते हैं, मन की गति अत्यधिक तीव्र होती है, मानसिक योग्यताएं ही वास्तविक व्यवहार में अभिव्यक्त होती है, एक सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रत्यय है। तो मनोगत्यात्मक मतलब जो हमारी मानसिक योग्यताएं ही वास्तविक व्यवहार में अभिव्यक्त होती है, इसे मनोगत्यात्मक कहते हैं। मनोगत्यात्मक का अर्थ क्या होता है? कि जो हमारी मानसिक योग्यताएं हैं वही वास्तविक व्यवहार में अभिव्यक्त होती है। आगे मांसपेशीय क्रियाएं एवं समस्त अभिव्यक्त मानव व्यवहार को संग्रहित करते हैं। ज्ञानात्मक शिक्षण की परिस्थिति में, भावनात्मक शिक्षण की स्थिति में, मनोगत्यात्मक शिक्षण के अंतर्गत उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मांसपेशीय क्रियाएं एवं समस्त अभिव्यक्त मानव व्यवहार को संग्रहित करते हैं, किसमें? हम मनोगत्यात्मक शिक्षण के अंतर्गत इन सारी चीजों को हम संग्रहित करते हैं। शिक्षक प्रायः शिक्षण प्रदान करते हैं। 4 विकल्प है: विविध स्तरों पर, त्रिस्तर पर, एक समान स्तर पर, चतुष्पद पर। तो शिक्षक प्रायः शिक्षण प्रदान करते हैं। जो शिक्षक होते हैं वो शिक्षा प्रदान करते हैं। 3 स्तर होता है, त्रिस्तर पर। आगे निम्नलिखित चित्र में शिक्षण के 3 स्तर प्रदर्शित हैं, उनको क्रमवार लगाना है, कौन सा सही है? चिंतन स्तर, अवबाध स्तर, स्मृति स्तर। तो सबसे पहले क्या आएगा? स्मृति स्तर। सबसे पहले स्मृति, उसके बाद हम आएंगे अवबाध पर, अवबाध पर, और सबसे लास्ट में हमारा होगा चिंतन का स्तर। तो हमारा ऑप्शन 3, 2, 1 हुआ, ये हमारा ऑप्शन सही हुआ। ये रही शिक्षण अभिवृत्ति से जुड़ी हुई हमारी प्रैक्टिस सेट की कक्षा। आपको यह हमारी कक्षा कैसी लगती है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षाओं के साथ रोज उपस्थित होंगे। जब तक नेट का जब पेपर होगा उसके 2-4 दिन पहले तक ये हमारी कक्षाएं आती रहेंगी, जो आपको काफ़ी सहयोग प्रदान करेगी रिवीजन की दृष्टि से। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।